मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1757 में। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये किसके समय में हुआ था? तो रोजर ड्रेक के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। किसके समय में? तो रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो बेंटिस टार्ट था। उसके बाद है बंगाल अकाल, इस हुआ था कब? तो 1770 में हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? तो कार्टियर के समय में हुआ था। अगला देखिए, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मतलब जो प्लासी का लड़ाई था 1757 में, तो उस वक्त जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था वो किसने किया था? बताइए, किसी को मालूम हो तो किया था रॉबर्ट क्लाइव में। तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। तो ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? मतलब कब से कब तक चला था? तब पीछे आ गया था कि 1765 से स्टार्ट हुआ था। तो 1765 से लेकर 1772 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था, उसने सबसे पहले स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो कौन सी संधि की थी? तो आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? मतलब जफरनामा के लेखक कौन है जो फारसी में लिखा था? वो एक सिख गुरु थे। तो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न देखिए, सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। मतलब किस सिख गुरु थे जो गुरु नानक की जीवनी लिखे थे? तो किसने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में किसके द्वारा सिराजुद्दौला स्थापित किया गया था? आपने बताया था कि 1757 में अंग्रेजी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके ही द्वारा पराजित किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो किस किस ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था पहले, सबसे पहले। उसके बाद अवध के नवाब और उसके बाद मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही क्रम है। मतलब कौन सा सिख गुरु कब आए? तो इसके बारे में बताना है कि सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है इसका, पहले अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव और उसके बाद तेग बहादुर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुगौली की संधि जो कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। किसके बीच संपन्न हुई? मतलब किसके बीच सुगौली की संधि हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनका तृतीय संधि में। तो बताइए क्या हो सकता है? तो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न देखिए,
हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? मतलब हड़प नीति जब लागू किया गया था तो कौन कौन राज्य को कब्जा लिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो झांसी, नागपुर और संतारा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, तो ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कौन थे? तो हो जाएगा बैटिंग। उसके बाद देखिए बोडियार के शासक थे, तो बोडियार के शासक कौन थे? तो बोडियार के जो शासक थे वो थे मैसूर रियासत के। उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो श्रीरंगपट्टनम। आगे देखिए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में बनाया गया था। और 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का मुकाबला रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति था उसको किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध करने वाला था कौन थे? तो मराठा थे। तो ऑप्शन नंबर डी मराठा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, तो इसलिए ये ज़्यादा था महत्व का था। तो प्लासी का युद्ध बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो क्या था उनका उद्देश्य इसमें? तो उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो किस राज्य को मिलाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवध को मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो मतलब आदि ग्रंथ जो था उसको किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? मतलब में जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी नींव किससे पड़ी थी? तो ये यहाँ पे आपको बताना है था। तो हो जाएगा 1835 के मैकेले के मिनट से। आगे देखिए निम्नलिखित में से सही कला अनुक्रम क्या होगा? मतलब कला अनुक्रम मतलब होता है कि मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहले कौन आया? तो पहले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद बेनिस्टार्ट, उसके बाद आया था कटियर और उसके बाद आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सफलता का राज था, मतलब कौन सा राज था, इसके बारे में पूछ रहा था। हमारा आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। तो इसमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डाक टिकट शुरू करने वाला कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक थे अवध के कौन थे बताएं, किन्हीं को मालूम हो तो हमारा आंसर हो जाएगा शहादत खां या बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुई? क्या हो जाएगा? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था बताएं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ये उस समय मुगल सम्राट था। आगे प्रश्न देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, तो ये था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे सरदार जो थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन लाल और मीर माधव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। काल कोठरी घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो ये घटना कहाँ घटी थी बताएं, किन्हीं को मालूम हो तो ये घटना कलकत्ता में घटी थी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो किसका कथन है ये? तो नवीन चंद्र सेन का ये कथन था। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को मतलब द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? मतलब किसने दी थी, कौन से इतिहासकार थे उसने ये बात कही थी? तो आंसर हो जाएगा KM पनिक्कर ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है जो संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसको किया था बताएं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय को। तो ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो जो रंजीत सिंह ने उस सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से प्राप्त किया था इसके बारे में, या किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो मतलब कौन था जो हैदर अली को हराया था बताएं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आज का लास्ट प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इनके समय में हुआ था, तो ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, ये सही है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। उसके बाद है लॉर्ड विलेजली के संबंध में सहायक संधि प्रणाली आया था, ये भी सही है। और उसके बाद लॉर्ड बेटिंग के समय में 1829 का 17वां रेगुलेशन हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें से कौन गलती हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी धन एवं आशीर्वाद से? तो बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, मतलब वो कौन सा युद्ध था इसके बारे में आपको बताना था। तो वो था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और ये हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में आता है। आगे देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, मतलब किसने सुनाया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला प्रश्न देखिए, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो जो रंजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे इसका जवाब आपको देना है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? तो शुकर चकिया से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर है शुकर चकिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को किस गवर्नर जनरल ने ले लिया था? तो बताएं इसका आंसर किन्हीं को मालूम होता? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग करेक्ट आंसर है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मतलब किसने थी जो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए कौन हो सकता है?
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसकी समाधि के कारण नंदेकर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? मतलब किसकी समाधि के कारण, मतलब ये जो नंदेर गुरुद्वारा है उसमें किसकी समाधि है? तो इसका आंसर आपको देना है, तो बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध जो कब हुआ था? तो 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? मतलब उस वक्त जो दिल्ली का शासक तो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? मतलब जो टीपू सुल्तान था तो अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था, उसमें कब मारे गए थे? इसके बारे में आपको बताना है। तो 1799 में मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो जो ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी उस सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बक्सर का युद्ध, करेक्ट आंसर सही है। आगे देखिए, डिंडीगुल नाम है, मतलब डिंडीगुल है वो किस चीज़ का नाम है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो किस चीज़ का नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में एक नगर। आगे देखिए, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो किसके समय में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और किस अधिनियम के तहत इनको बनाए गए थे इसके बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? जो प्रथम न्यायालय की कलकत्ता में जिसकी स्थापना की गई थी वो किसके समय में की गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया गया? ये भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में आया था। किसके समय में ये पारित किया गया था? तो पारित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? मतलब इनमें से कौन सा युग में है जो सही सम्मिलित है? तो इसका आप जवाब दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो 1790 से लेकर 1792 है तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1824 से लेकर 1826 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तो ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो सिख गुरु थे उससे संबंधित है जो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें हमारा देखिए, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरुदास के पश्चात बने, तो ये सही है। उसके बाद देखिए, गुरु अंगद और गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, तो ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो राजसी राज्यों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है, बताइए कि इनमें से कौन सा है। मतलब क्या बोल रहा है? ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन मतलब विलय का सही कालानुक्रम, मतलब सबसे पहले किसका विलय हुआ इसके बारे में कालानुक्रम में इसको सजाना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ये सतारा, उसके बाद संभलपुर और उसके बाद झांसी। तो 3 to 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर टीपू सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ
तो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें से कौन सा सही उत्तर है इसके बारे में आपको पता करना है। एग्जाम में आया हुआ यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, तो बताइए ध्यान में है किन्हीं को जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर। तो देखिए इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए 1775, तो 1775 में तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी में 4 है, तो मतलब 1780 में, तो 1780 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी का 1, तो 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। पीछे हमने देख लिया था कि 1824 से 26 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। उसके बाद एक बच गया था, 1838 में हो गया था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। मतलब ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था, मतलब इनमें से कौन था जिसका संबंध था ठाकुर के दमन से, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नल स्किलीमैन, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को फिर मिलान करने वाला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए बहादुर शाह प्रथम, तो इनकी उपाधि क्या थी, तो शाह बेखबर, तो ये सही है। उसके बाद देखिए फर्रुखसियर, तो इसका मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है किसको, तो फर्रुखसियर को कहा जाता है, तो ये भी सही है। मोहम्मद शाह तरंगीला बादशाह, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए बहादुर शाह द्वितीय जफर, तो इसमें से 1, 2, 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा, तो क्या हो जाएगा, किसके नाम से बैठा था, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ और वह किसकी सहायता से सम्राट बना था, तो किसकी सहायता से सम्राट बना था, तो जुल्फिकार खां के, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था, जो फर्रुखसियर था वो किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो सैयद बंधु के सहायता से बना था, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नृप निर्माता मतलब किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो किंग मेकर के रूप में किन्हें, मतलब राजा को बनाने वाले के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सैयद बंधु, तो ऑप्शन नंबर डी सैयद बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी, मतलब सत्ताच्युत कर मतलब उनकी हत्या कर दी थी, तो किसकी हत्या कर दी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर खां, जिसको ही कायर बादशाह कहा जाता है, मतलब डरपोक। आगे देखिए, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया, मतलब किस किस को बादशाह बनाया था, इसके बारे में आपको बताना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ये सभी को इन्होंने बादशाह बनाया था और उसके बाद हटाया भी था। अगला प्रश्न देखिए, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ, मतलब किस राजा के समय में सैयद जो बंधु था उसका पतन हो गया, तो इसके बारे में बताना है। तो मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, मतलब रोशन अख्तर किसका नाम था, इस बारे में आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए, तो किसके समय में ये स्वतंत्र हो गए थे, तो हो गया था ये मोहम्मद शाह मतलब रंगीला बादशाह जिसको बोलते हैं, तो उसके संबंध में तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, तो जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था तो उस समय जो मुगल सम्राट था कौन था, तो मोहम्मद शाह था, मतलब तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए,
तो मतलब जो सर्वाधिक 3 बार आक्रमण हुआ था तो उस वक्त मुगल वंश का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? मतलब कौन सा मुगल शासक था जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था? तो बताइए, किन्हीं को आंसर मालूम हो तो आंसर जरूर दीजिएगा। तो शाह आलम द्वितीय का, तो ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? तो बताइए क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन क्या करेगा, आजकल एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन खतरनाक पूछने लगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो शाह आलम द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दमन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली कुए यार में? तो किसने ये बोला था? बताएं किन्हीं को मालूम हो तो ये बोलने वाला था तो बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? मतलब अंग्रेजों के द्वारा जिसे पेंशन दिया गया प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर है शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, इसमें भी सुमेलित करना है। तो बंगाल 1713 में तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी, ये सही है। उसके बाद देखिए, फारुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बंगज ने की थी, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए, कर्नाटक 1720 में शहादउल्ला खान ने किया था, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, अवध 1722 में तो मीर मोहम्मद अमीर शहादत खां, तो ये भी सही है। मतलब 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है 1 2 3। आगे देखिए, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां निजामुद्दीन मुल्की, ये सही है। उसके बाद देखिए, रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने किया था, ये भी सही है। भरतपुर का स्थापना पदन सिंह ने किया था, ये भी सही है। उसके बाद हैदर अली ने किसकी स्थापना की थी? तो मैसूर की थी, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? मतलब नवाब वजीर किस वंश के शासक को बोलते थे? तो इसके बारे में आपको बताना था। तो अवध के नवाब को बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर है अवध के नवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चूड़ामन ने, मतलब चूड़ामणि ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जाटों का अफतालून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सूरजमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? मतलब किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो उस वक्त दिया था फर्रुखसियर ने। तो ऑप्शन नंबर सी फर्रुखसियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो किसने की थी और किसने ढाका के स्थान पर बंगाल को राजधानी बनाया था? तो मुर्शिद कुली जाफर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? मतलब कौन सा जो सर्वप्रमुख कारण था, मतलब मुख्य कारण कौन सा था? तो बताइए किन्हीं को आंसर मालूम हो तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर है किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो किसने की थी? तो मोहम्मद शाह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? ये बात किसके बारे में कही गई थी? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो किसके? अलावर्दी खान ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर ए अलावर्दी खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलें बंदी सुदृढ़ करने के विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। यह बात किसने कहा था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये किसने कहा था, तो अलीवर्दी खान ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बंगाल का वह नवाब कौन सा था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। या किसने कहा था, तो इसके बारे में आपको बताना था। तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने अपना उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों मतलब कौन कौन था, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना है और तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। यह भी किसने कहा था, तो ये भी कहा था अलीवर्दी खान ने। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो बंगाल के नवाब अलावर्दी खां थे उनका उत्तराधिकारी कौन था, तो उनका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। तो ऑप्शन नंबर 1 सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे, मतलब किस कारण से विवाद हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच, इसके बारे में आपको बताना है। तो किस कारण से हुआ था, तो इसमें से देखिए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, ये भी सही है। उसके बाद देखिए अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ये भी सही है। और भगोर कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये तीनों सही है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, ये सुमिलित करना है। तो हमने मतलब ऐसा ये दिया हुआ है लूसेंट वाला में, ये ऐसा याद करने के लिए आसान कर गया है। तो इसमें आंसर दिया रहता है 1 2 3 4। जैसे देखिए कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार, सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब हुआ था, तो 15 से 20 जून 1756 में। काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी, तब 20 जून 1756 में। अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबंत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करें, मतलब उस क्षेत्र को क्या कहते थे, इसके बारे में बताना था। तो उसको क्या था, तो 24 परगना के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि मतलब किस कारण है जो मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम ने, इसका कारण बताना है। तो किस कारण ये बताया था, तो वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गरबारी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। यह किसने कहा था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कहा था मीर कासिम ने। तो ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म करने पर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था, मतलब ये कदम किसने उठाया था, इसके बारे में बताना है। तो ये कदम मीर कासिम ने उठाया था। तो ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें, मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, इसके बारे में विचार करना है। तो इसमें देखिए शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद जिले दिए गए, तो ये सही है। उसके बाद देखिए कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1765 में। अब किनके बीच हुआ था, इसके बारे में आपको बताना था। तो जो इलाहाबाद की दूसरी संधि थी वो हुआ था शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं समझिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी, मतलब किसे दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो दी गई थी मीर जाफर को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया, तो मतलब किसे उल्लिखित किया था इसके बारे में बताना है। तो मुबारक दौला को किया था, तो ऑप्शन नंबर डी मुबारक दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मतलब वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो किया गया है मीर जाफर, तो ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, मतलब किसने किया था, तो किसने किया था, तो हैदर अली ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हैदर अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से, तो किसने कहा था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कहा था हैदर अली ने, तो ऑप्शन नंबर सी हैदर अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो हमने बता दिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दिया जाता है डायरेक्ट। तब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि द्वारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो मंगलोर की संधि द्वारा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, तो देखिए कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक दे देते हैं। महामंगल और उसके बाद श्री, जैसे देखिए महा से हो गया महा से मद्रास, मंगल से हो गया मंगलौर, और श्री से हो गया श्रीरंगपट्टनम, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो जनरल स्मिथ के नेतृत्व में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो जनरल आयरकोट के नेतृत्व में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मेजर जनरल मेडोज के नेतृत्व में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल स्टुडार्ट के अस्तित्व में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी, मतलब हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो किस युद्ध में हुआ था, इसके बारे में आपको बताना था। तो किस युद्ध में हुआ था, तो ये इनका मृत्यु जो हुआ था तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के प्रथम मंगलौर की संधि मध्य मतलब हुआ था मंगलौर की संधि। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो उसका नाम था लॉर्ड मैकेरीने। तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकेरीने करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत मतलब इसके तहत क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में देखिए, टीपू सुल्तान को अलग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये सही है। उसके बाद देखिए, टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश रेजिडेंट की श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत है। और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था, तो किस किस देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था, तो इन्होंने किया था फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, ये सभी के साथ इन्होंने स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, मतलब टीपू सुल्तान के संबंध में इसके बारे में बात करना है कि ये मतलब क्या क्या किए थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, ये भी सही है। टीपू सुल्तान ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, ये सही है। टीपू सुल्तान ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने रंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता वृक्ष लगाया तथा अपने नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध
चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, मतलब कौन कौन शामिल थे इसके बारे में आपको बताना था। तो त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बताना है? देखिए, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया, ये भी सही है। और वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये बात किसने कही थी इसके बारे में बताना है। तो टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? कि किसने कही थी? तो टीपू सुल्तान ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे, मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या नानाकाना था, ये सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव तथा मूल्य नाम लहना था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरि मंदिर साहब की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशागुणत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सिख युद्ध ने प्रत्येक सिख को दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? मतलब ये किसने किया था इसके बारे में आपको बताना था। ये किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग विलेसली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? तो किसने किया था बताइए इसको? तो धोखेबाजी को। तो ऑप्शन नंबर डी धोखेबाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों सही है तो इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। आप इसको अच्छा से देख लें, आप टोटल इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर। आगे प्रश्न देखिए, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिर न दाद कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये किसने कहा था इसके बारे में बताना है। तो तेग बहादुर ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता है? तो बाकला बाबा किसे कहा जाता है? तो ये तेग बहादुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताई, ये सही है। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ मतलब खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, ये भी सही है। उसके बाद एक उन्होंने बाहुल प्रथा कटोरे में सामूहिक इसको बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कारण के, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, मतलब गुरु गोविंद सिंह के जो रचनाएं हैं इनमें से कौन कौन है? तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनाया? मतलब किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? मतलब किसने आदेश दिया था उसको मारने के लिए? तब फर्रुखसियर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो खालसा जो दल है उसकी स्थापना किसने की थी? तो कपूर सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए, मतलब कालानुक्रम में सजाना है। तो बताएं
तो इसमें देखिए पहले लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी, मतलब किस स्थान को पर उन्होंने कब्जा किया था, उसके बाद महाराजा की जो उपाधि होती है उसको धारण किया था, तो लाहौर को, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नाम तोप की प्राप्ति हुई, तो किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो अमृतसर विजय अभियान के समय हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रंजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर एवं अमृतसर छीने, मतलब किससे छीना था, इसके बारे में आपको बताना है। तो किससे, तो भंगी से। देखिए यहाँ पे मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो इसमें हमने बताया था कि इसका आंसर डायरेक्ट होता है 1 2 3। तो देखिए अमृतसर की संधि, लॉर्ड मिंटो रोपर की संधि, विलियम बेंटिंक और त्रिपक्षीय संधि, तो लॉर्ड ऑकलैंड द, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि में किन नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई, इसके बारे में बताना है। तो किसके, तो सतलज नदी को। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषज्ञ प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे, मतलब कौन कौन विदेशी शामिल थे, इसके बारे में बताना है। तो इसमें शामिल थे, ये सभी शामिल थे, मतलब बंतूरा, अलॉड, कोट आर्गडन और एबिटल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे, जो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक तो वो कौन थे, इसके बारे में बताना, तो महाराज रंजीत सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था, मतलब उस वक्त जो पंजाब का शासक था वो कौन था, तो दिलीप सिंह था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, तो लाहौर की संधि हुई थी तो 1846 में, भैरववाल की संधि हुई थी तो ये हुई थी 1846 में। और उसके बाद देखिए पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था तो 1849 में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था, तो किसके समय में किया गया था, तो लॉर्ड एलन बैरो के समय में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, मतलब जो सिंध पर विजय है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम में सजाइए, मतलब सबसे पहले कौन सबसे बाद में कौन, इसके बारे में कालानुक्रम में इसको सजाना है। तो पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पूना के प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है, मतलब ये बात किसने कहा था, तो लॉर्ड बेलेजली ने ये कहा था। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी, तो किसने कहा था, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन है, मतलब जो भारत में जो सहायक संधि का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था, इसके बारे में बताना है, तो किसने, तो डुप्ले ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 डुप्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था, तो किसने किया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सुमिलित कीजिए तो याद करेगा, पिंडारियों का दामन, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो लॉर्ड एमहर्स्ट, उसके बाद ठागो का दमन हुआ था तो विलियम बेंटिंक के संबंध में, और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव आया था तो विलियम बेंटिंक के संबंध में।